हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। और आज की क्लास में हम बायनॉमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि हमने सेट्स कंप्लीट कर लिया है, रिलेशन फंक्शन कंप्लीट कर लिया है। देन ट्रिग्नोमेट्री की मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, एक में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कवर किया है एंड देन मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को कवर किया है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में कोई भी दिक्कत है, थोड़ी बहुत या बहुत ज़्यादा, आप एक बार उस वीडियो को जाके चेकआउट करो, मतलब सारी दिक्कत आपकी दूर हो जाएंगी। बहुत ज़बरदस्त मैंने उसके अंदर क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग कर रखी है। इसके बाद मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ा दिया और लीनियर इनइक्वालिटी भी पढ़ा दिया। तो इन टोटल अभी तक हम 11th क्लास के 5 चैप्टर तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज छठे चैप्टर की बारी है बायनॉमियल थ्योरम की। ठीक है भाई, तो सबसे पहले एक बार मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट करता हूँ हल्का सा बेसिक इंट्रोडक्शन देके कि बायनॉमियल क्या होता है, देन बायनॉमियल थ्योरम क्या मतलब हमसे करवाना चाह रही है या हम उसमें से क्या बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ एक बार यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि अच्छा लिखने का क्या इसमें, जैसे कि आप लोगों को ध्यान होगा कि छोटी क्लासों में हम पढ़ते थे पॉलिनोमियल के डिफरेंट टाइप्स होते थे, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। मोनोमियल क्या होता था, जिसके अंदर एक टर्म होती थी। बायनोमियल क्या होता था, जिसके अंदर 2 टर्म होती थी। और ट्राइनोमियल क्या होता था, जिसके अंदर 3 टर्म्स होती थी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बायनोमियल को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। एक्सपैंड का मतलब क्या है, जैसे कि आपने अभी तक a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सुना है, a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला सुना है। बट अगर सपोज लेट्स से आपसे मैं बोलूँ कि a + b की होल पावर 6 का क्या फार्मूला होगा, या फिर a + b की होल पावर 19 का क्या फार्मूला होगा, तो उसको किस तरीके से हम जनरलाइज्ड वे में लिख सकते हैं, वो हमें बायनॉमियल एक्सपेंशन या बायनॉमियल थ्योरम सिखाती है। तो उस एक एक्सपेंशन को हमें सीखना है कि उसको कैसे लिखा गया है। ठीक है, और समझने की कोशिश करनी है थोड़ा सा कि उसकी टर्म्स किस तरीके से हैं आफ्टर एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो लेट से किसी दिन हमारे पास एक बायनॉमियल है a + b, और अगर मैं इसकी पावर 0 रेज कर दूँ तो आंसर कितना आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज़ 1। तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है, हमारा आंसर 1 आ रहा है। और 1 को मैं लिख सकता हूँ a रेज टू द पावर 0, b रेज टू द पावर 0। यहाँ पे पर्टिकुलर मैं एक पैटर्न आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस पैटर्न से हम कुछ ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। आज की क्लास मेरे को नहीं लगता बहुत लंबी होगी, बहुत ही शॉर्ट क्लास होने वाली है। ठीक है, क्योंकि CBSE ने इस चैप्टर का काफ़ी सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। बट स्टिल मैं हो सकता है थोड़ा सा आपके टीचर्स अपर एज पे जाके क्वेश्चंस पूछें, तो उस तरीके के क्वेश्चंस भी मैं कवर कर दूंगा आज की क्लास में, ताकि मतलब कोई दिक्कत आपको ना आए बायनॉमियल थ्योरम में आज के बाद। बहुत ही सिंपल चीज़ है अभी। अब देखो, अगर यहाँ पे हो a + b की पावर 0, तो फिर 1 हो जाए अब की बार। 0 तो हमने देख लिया। अगर a + b की पावर 1 हुई तो आप कहोगे सर ये a + b ही रहेगा, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ की पावर हम 1 रेज करते तो कुछ भी इफेक्ट नहीं आता, सेम ही हो जाता है ना। फिर अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज़ a + b का होल स्क्वायर, तो आप कहोगे सर a² + b² + 2ab। तो इसी बात को देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या, a² + 2ab + b²। हल्का सा मैंने पैटर्न चेंज कर दिया बस। ठीक है, a² + 2ab + b²। इसके बाद अगर मैं आपसे a + b की होल क्यूब के बारे में पूछता हूँ, सो इट विल बी a³ + b³ + 3a² + 3ab², है ना। पर यहाँ पे भी अगेन मैं हल्का सा पैटर्न बदल के लिखने वाला हूँ, 3a² + 3ab² + b³, है ना। अब देखो यहाँ पे से ही आप कुछ ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। एंड अगर मैं आपसे आगे की वैल्यूज़ कोई भी पूछता हूँ, जैसे कि a + b की होल पावर 4 या a + b की होल पावर 5, 6, जो भी पूछता हूँ वो सब फिर आप लिख सकते हैं। देखो क्या क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो। नंबर 1 चीज़ पे आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर हमेशा a की पावर अगर 0 था तो a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, फिर देन b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2 एंड देन b की पावर 3। अच्छा, और क्या ऑब्जर्व करोगे, जैसे यहाँ पे a + b की होल पावर 3 है, तो वी स्टार्टेड ऑफ विद a की पावर 3, देन पावर रिड्यूस होती गई, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0। ये बात समझ में आ रही है। b के अंदर उल्टा चल रहा है, देखो b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, यानी कि a की पावर हाईएस्ट यानी कि 3 से स्टार्ट होकर रिड्यूस होती जा रही है, और b की पावर लोएस्ट यानी कि 0 से फिर आगे बढ़ते हुए क्यूब तक पूरा जा रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसे a² देन a की पावर 0, और यहाँ पे b की पावर 0 देन b की पावर 1 देन b की पावर 2। a की पावर घट रही है और b की पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है। इतना तो आपको आ गया होगा समझ में। तो अगर किसी दिन अब मैं a + b की होल पावर 4 आपसे पूछ लूँ, तो देखो आप उसे क्या लिखोगे,
ये बात तो आप समझ चुके हैं ना अभी तक ऑब्जर्वेशन से, क्या कि कोनों में मतलब कोफिशिएंट क्या रहने वाला है 1। तो यहाँ पे क्या आएगा a की पावर 4 आएगी, प्लस फिर a की पावर कम हो रही है तो a की पावर 3 और b की पावर बढ़ रही है, फिर प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पे a की पावर और कम होएगी 2 हो जाएगी, है ना, और b की पावर बढ़ जाएगी, b की पावर 2 हो जाएगी, प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो a की पावर और कम होगी तो अब क्या आ जाएगा a, और b की पावर बढ़ जाएगी तो क्या आ जाएगा b क्यूब, प्लस अब यहाँ पे a की पावर और कम हो जाएगी तो a की पावर 0 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे b की पावर 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। तो ये मैंने अभी क्या लिखी है, सिर्फ वेरिएबल वाला पार्ट इसका मैंने लिख लिया है। अभी मैं क्या जानना चाहता हूँ कि कांस्टेंट वाला पार्ट कैसे यहाँ पर वर्क करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ, कोने वाले तो 1 है यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। बीच वालों में कुछ ना कुछ कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, देखो कैसे। देखो यहाँ पे a का कोफिशिएंट था 1, यहाँ पे b का कोफिशिएंट था 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पे a का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे मतलब इसका कोफिशिएंट है 2, तो ये कितना हो गया उनका सम 3। ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो यहाँ भी सम कितना हो गया 3 हो गया। आगे बात समझ में नहीं आगे समझ में। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे कोफिशिएंट है 3, तो यहाँ कितना कोफिशिएंट आ जाएगा 4 आ जाएगा। आगे बात समझ में, यहाँ पे कोफिशिएंट है 3, यहाँ कोफिशिएंट है 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा अपना 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ है कोफिशिएंट 3, यहाँ है कोफिशिएंट 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो इसी तरीके से मैं कितना भी आगे तक जा सकता हूँ। जैसे अगर कोई मेरे से a + b होल रेज़ टू द पावर 5 या 6 भी पूछता है, तो देखो a की पावर 5 से स्टार्ट करूँगा, फिर a की पावर कम होगी, a की 4, b की पावर बढ़ेगी, प्लस फिर a की पावर कम होगी 3 और b की पावर बढ़ेगी, प्लस a की पावर कम होगी यानी कि 2 और b की पावर बढ़ेगी यानी कि प्लस, फिर a की पावर और कम होगी, कितना कम होगी, a की पावर 1 हो जाएगी और b की पावर 4 हो जाएगी, प्लस अब a की पावर और कम होगी 0 और b की पावर और बढ़ जाएगी, कितना 5। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो कोफिशिएंट्स हम यहाँ पे किस तरीके से वर्क कराएंगे वो भी देखो, ध्यान से देखना थोड़ा सा कैसे। ये 1 है ये 4 है, तो यहाँ पे कितना कोफिशिएंट आ जाएगा 5, ये 4 है ये 6 है, कितना कोफिशिएंट आ जाएगा 10, ये 6 है ये 4 है, कितना कोफिशिएंट आ जाएगा 10, और ये भी 4 है और 1 है, कितना कोफिशिएंट आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं a + b की होल पावर क्या लिख पा रहा हूँ 5 लिख पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो कोफिशिएंट्स वाला पार्ट है ये थोड़ा जैसे जो भी ये ट्रायंगल टाइप दिख रहा है इसको बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है। पास्कल ने पहली बार इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया इसलिए उसी का नाम रख दिया भाई ने, ठीक है। अभी आप खुद चाहो तो इसी पैटर्न की मदद से a + b की होल पावर 6 या 7 जो भी आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। मैं लास्ट a + b की होल पावर 6 निकाल के दिखा देता हूँ। तो a की पावर 6 कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे दोनों का सम 6, a की पावर कम करो b की पावर बढ़ाओ, प्लस कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 15, a की पावर कम करो और b की पावर बढ़ाओ, प्लस कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 20, a की पावर कम करो और b की पावर बढ़ाओ, प्लस कोफिशिएंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 15, ठीक है, a की पावर कम करो और b की पावर बढ़ाओ, प्लस कोफिशिएंट कितना आ जाएगा यहाँ पे अब 6, a की पावर कम करो और b की पावर बढ़ाओ, प्लस फिर b की पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, a की पावर 0 b की पावर 6। तो इस तरीके से आप कितने का भी फॉर्मूला बना सकते हो। अभी तक तो अपने को a + b होल स्क्वायर या फिर a + b होल क्यूब का ही थोड़ा सा आता था। अगर a + b होल पावर 4 भी करना पड़ जाए तो फिर हम स्क्वायर का स्क्वायर कर देते थे, है ना, कि a + b का होल स्क्वायर करो, उसे एक्सपैंड करो, देन a + b + c का होल स्क्वायर उसमें हो जाएगा, तो अपना क्या आ जाएगा a + b की पावर होल 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं जो भी बायनोमियल हैं इनको एक्सपैंड करने का ये एक यहाँ पर पैटर्न है। पर देखो आप खुद अपनी 5% बुद्धि लगा के सोचो, जैसा कि मैंने अपने इनिशियल क्लास से में मैंने आपसे बोला था क्या कि अगर a + b की होल पावर 10 का फॉर्मूला भी आपको चाहिए तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब खुद सोचो a + b की होल पावर 10 का अगर आप ये सब निकालने बैठोगे तो 5 मिनट तो इसी में ही चले जाएंगे कि फॉर्मूला है क्या, फिर फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो वो बहुत हेक्टिक टास्क है, ठीक है। तो इसीलिए बायनोमियल थ्योरम हमारे पास अवेलेबल होती है कि अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ a + b की पावर होल 10, ठीक है, या फिर a + b की होल पावर 19 या कितना भी a + b की होल पावर 50, तो उस पूरे को मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ रेदर देन मेकिंग दिस ट्राइंगल। तो सवाल अब आपको ये होएगा क्या कि सर अगर डायरेक्ट हम लिख ही सकते हैं तो ये सब ड्रामा किस चीज़ के लिए आपने कराया, ठीक है। देखो यहाँ से भी ये ड्रामा नहीं है, यहाँ से थोड़ी ऑब्जर्वेशन हम ले सकते हैं। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन तो हम यहाँ से ये ले सकते हैं क्या
कि अगर यहाँ पर आप खुद ऑब्जर्व करो, पावर 0 है तो कितनी टर्म्स हैं, एक टर्म है। पावर 1 है तो कितनी टर्म है, दो टर्म है। पावर 2 है तो कितनी टर्म है, तीन टर्म्स हैं। पावर 3 है तो कितनी टर्म्स हैं, चार टर्म्स हैं। पावर 4 है तो कितनी टर्म्स हैं, अब की बार 5 टर्म्स हैं। और 6 पावर में कितनी टर्म्स आ रही हैं, 7 टर्म्स आ रही हैं। तो आई होप आप ऑब्जर्व कर पा रहोगे हमेशा एक ज़्यादा टर्म है। तो अगर मैं बोलूँ a प्लस बी की पावर 10 में कितनी टर्म्स होंगी, तो आपको पता चलना चाहिए सर इसमें 11 टर्म्स प्रेजेंट होंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि अगर अपना क्या है a प्लस बी होल रेज टू द पावर n है, तो इसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी, n प्लस 1 टर्म्स होंगी। कितनी टर्म्स होंगी, n प्लस 1 टर्म्स होंगी। ये तो नंबर 1 की ऑब्जर्वेशन है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन आप क्या कर सकते हो, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ भी करी है, क्या कि a की पावर रिड्यूस होती जा रही है। हाईएस्ट से स्टार्ट हुआ यानी कि 3 से 3 2 1 0, ठीक है। यहाँ पे 6 हैं तो 6 5 4 3 2 1 0, और b का उल्टा चल रहा है, b की पावर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। इस तरीके से यहाँ पर ये वर्क अपना मस्त चलने लग रहा है। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि a की पावर n से लेकर के a की पावर जाती है 0 तक, एंड b की पावर 0 से लेकर के b की पावर कहाँ तक जाती है, n तक चली जाती है। आगे बात समझ में, मीनिंग वही है। अभी जस्ट मैंने लिखने के लिए ऐसे लिख के आपको दिखाया कि कैसे कि भाई a की पावर तो n से लेकर के 0 तक रिड्यूस हो रही है, और b की पावर तो 0 से लेकर के n तक इंक्रीज होने लग रही है। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो कि मेरे को थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी लगती है, वो ये है कि अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखो तो जो कोफिशिएंट्स हैं वो सिमेट्रिक है। जैसे कि इधर 1 3 फिर 3 1, फिर 1 4 6 तो फिर 6 4 1, 1 5 10 तो 10 5 1। यहाँ भी देख सकते हो 1 6 15 20 20 15 6 1। यानी कि अगर आप एक तरफ के कोफिशिएंट निकाल लो तो आगे के निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मतलब जैसे इधर कोफिशिएंट्स हैं वैसे ही दूसरी तरफ भी कोफिशिएंट्स आपको 100% ऑफ द टाइम्स मिलेंगे, ठीक है। तो इधर एक बार मैं लिख देता हूँ, कोफिशिएंट्स आर सिमेट्रिक, और आई शुड राइट बायनोमियल कोफिशिएंट्स आर, ये जो आगे की तरफ कोफिशिएंट लिखे हैं दे आर कॉल्ड बायनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। बायनोमियल कोफिशिएंट्स आर सिमेट्रिक, आगे समझ में नहीं, आगे समझ में कि बायनोमियल कोफिशिएंट्स क्या रहते हैं, सिमेट्रिक रहते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि a प्लस बी की पावर 10 या a प्लस बी की पावर 15 कुछ भी हो वो हम डायरेक्ट लिख पाएंगे, तो उस थ्योरम को हमें सीखना है। पर बायनोमियल थ्योरम सीखने से पहले हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सबसे पहले हम उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर लेते हैं। ऑल्दो जिन भी बच्चों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ रखा है उन सबको ये आता है, बट स्टिल एक बार मैं 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए ये पार्ट भी कवर करा रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई देखो इधर अच्छा इसका ना, चलो अभी वो बाद की बात है जो भी है, चलो ठीक है। देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ आनी चाहिए, इट इज़ कॉल्ड फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ये एक पर्टिकुलर नोटेशन है, ठीक है, जिसका सिंबल इस तरीके से n फैक्टोरियल यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन की तरह है। और अभी के लिए ये आपको सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स के लिए कैलकुलेट करना है। लाइक यहाँ पे n की जगह 5 फैक्टोरियल हो सकता है ना, जैसे 5 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, सिर्फ इस तरीके नेगेटिव के या डेसिमल फ्रैक्शन के आपको फैक्टोरियल अभी कैलकुलेट करने नहीं सीखने। अच्छा तो ये फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, सबसे पहले ये समझो। जैसे कहीं भी लिखा हुआ है 7 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है कि आपको 7 से स्टार्ट होना है और इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करते हुए जाना है कहाँ तक, 1 तक। आ गई ये बात समझ में। तो इतनी बड़ी कहानी लिखने की बजाय इस पूरे कार्यक्रम को हम क्या लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। मैं थोड़ा एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, अभी मैं जनरलाइज भी कर दूंगा, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरीके से अगर 6 फैक्टोरियल की बात हो तो ये कितना है, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा, 6 से लेके 1 तक। फिर अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूँ तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा, है ना। फिर 4 फैक्टोरियल की बात करूँ तो ये कितना होगा, 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 हो जाएगा, है ना, 6 आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल तो वैसे 2 ही रहेगा क्योंकि ये 2 × 1 है, और 1 फैक्टोरियल भी क्या रहेगा, अकेला 1 रहेगा। तो बात ये आती है कि 0 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू होगी। तो मैं आपको, चलो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है।
देखो अगर आपको 7 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल की तरफ जाना है तो आप समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे आपको इसे 7 से डिवाइड करना होगा, और अगर 7 से 7 कट जाएगा तो जो बचेगा वो क्या होगा, 6 फैक्टोरियल अपना होगा। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो 7 फैक्टोरियल को आप 7 से डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, ये तो चले जाएगा डिवाइड होने पे 7 है ना, आपके पास क्या बच जाएगा, 6 फैक्टोरियल बच जाएगा। अगर आपको 6 से 5 पे आना है तो अब की बार किससे डिवाइड करो, 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 से डिवाइड करोगे तो ये कितना 5 फैक्टोरियल बच जाएगा। अब 5 फैक्टोरियल से आपको 4 फैक्टोरियल पे आना है तो 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे पहुँचना है तो 4 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, जो बचेगा वो 2 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ आना है तो आप 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर सकते हैं। आई होप पैटर्न वाइज आप समझ पा रहे होगे कि अगर आपको यहाँ से यहाँ आना है तो 1 से डिवाइड करना होगा, और इसी वजह से 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या है, 1 है। कई बार गलती हो जाती है, 0 फैक्टोरियल को 0 लिख देते हैं, हालांकि थोड़ी कमी होती है गलती, क्योंकि इतने मैच्योर आप अब हो चुके हो। चलें भाई आगे। अच्छा, तो थोड़ा सा यहाँ पे फैक्टोरियल से रिलेटेड मैं कैलकुलेशन भी आपको बता देता हूँ, या फिर अगर मेरे को जनरलाइज करना हो, ठीक है, तो थोड़ा सा एक चलो और बात बताता हूँ। जैसे अगर किसी दिन 7 फैक्टोरियल को आपको लिखना है, ठीक है, तो क्या मैं 7 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 7 इंटू ये पूरा क्या है 6 फैक्टोरियल। आया समझ में? या फिर लेट से मेरा ऐसे लिखने का मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 और बचे हुए पार्ट को 5 से लेके 1 तक मैं क्या लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल। या फिर लेट से ऐसे भी मन नहीं कर रहा, मैं 7 इंटू 6 इंटू 5 और बचे पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही बात समझ में? हाँ भाई, अंडरस्टैंडिंग, चलो शाबाश। तो मैं बेसिकली ये बोलना चाहता हूँ, कितने का भी आप अगर फैक्टोरियल मतलब सॉल्व कर रहे हैं, जैसे लेट से 10 फैक्टोरियल सॉल्व कर रहे हैं, और 10 फैक्टोरियल सॉल्व करते करते जैसे आप सॉल्व कर रहे हो तो कैसे करोगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 ऐसे ही करोगे, जहाँ आपका रुकने का मन करे। लेट से मेरा 8 पे रुकने का मन करा तो मैं इसे क्या लिख दूंगा 8 फैक्टोरियल लिख दूंगा। जहाँ मतलब आप छोटा छोटा करना उसे स्टार्ट करो, एक एक कम करते जाओ, फिर जहाँ रुकने का मन करे वहीं पर क्या लगा दो आप फैक्टोरियल लगा दो। आगे समझ में, नहीं आगे समझ में? पक्का? चलूँ आगे, कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम्हारा भाई एक एक चीज़ बता देगा। ठीक है, अच्छा भाई, अब यहाँ पे कुछ मैं एग्जाम्पल भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि लेट से क्वेश्चन नंबर 1 में कोई, अच्छा जनरलाइज कर दूँ, चलो कर दूँगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। कोई मेरे से पूछे कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ, ठीक है, तो मैं कहूँगा ये तो बहुत आसान है। 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, फिर मेरे को एक बच्चा याद दिलाएगा सर 6 पे कहाँ जा रहे हो, यहीं रुक जाओ। मैं कहा क्यों रुकना है भाई? वो कहेगा सर इसलिए रुक जाओ क्योंकि 7 फैक्टोरियल तो नीचे की तरफ भी लिखा हुआ है, तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, समझ रहे हो? तो बेसिकली आप उतना ही एक्सपैंड करो जितना आपको रिक्वायर्ड है, और फिर जब रुकने का मन करे, जैसा कि हमारा यहाँ पे था, वहीं पे आप क्या लगा दो फैक्टोरियल। यहाँ पे 7 फैक्टोरियल पे रुकने का मेरा मन क्यों करा, क्योंकि नीचे भी क्या लिखा है 7 फैक्टोरियल लिखा है। आ गया समझ में? अब 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 8 9 जा 72, 2 जा 720। आया समझ में? दूसरी चीज़ ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो क्या, कि अगर किसी दिन मैं 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल आपसे पूछ रहा हूँ, तो 2 फैक्टोरियल क्या है 2 इंटू 1, और 3 फैक्टोरियल क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना हुआ 6 2 जा 8 हो गया, मतलब 6 + 2 8 हो गया, सॉरी, ठीक है। अब कई बार किसको क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल को क्या लिख देंगे 5 फैक्टोरियल लिख देंगे। अब देखो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो रही है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना है 120 है। तो सबसे पहली चीज़ आपको यही समझनी है कि 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं है। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे लेट से अगर आप सोच रहे हो कि फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया, फिर 2 + 3 कर दिया 5 और फिर फैक्टोरियल लगा, ये सब स्टंट यहाँ पे नहीं करने आपने, ठीक है। और भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ऐसे बता सकता हूँ कि कभी ऐसा मत करना कि 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल लिख दो, बहुत बड़ा नंबर है भाई ये, ठीक है, 2 फैक्टोरियल से तो बड़ा ही है, ठीक है। फिर ऐसा मत करना कि कहीं 8 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल आ जाए, 8 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल आ जाए और आप इसे 16 फैक्टोरियल लिख दो, गलती से भी मत लिख देना,
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 16 फैक्टोरियल बहुत बड़ा इससे ज़्यादा नंबर हो रहा है। 16 फैक्टोरियल में 8 फैक्टोरियल तो है ही, क्योंकि 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल, वो तो इसमें है ही। पर आप देख रहे हो अभी मैंने कितने सारे नंबर बोले, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, वो सब भी इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो नॉर्मल आपको चीज़ें लगती हैं वैसे आपको काम इस फैक्टोरियल नोटेशन में बिल्कुल भी नहीं कराना। ये बात समझ में आई फैक्टोरियल की? पक्का? चलूँ आगे? इस पे कमांड होनी जरूरी है, तभी आप बायनोमियल एक्सपेंशन अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको थोड़ी सी आनी चाहिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन का जस्ट फॉर्मूला। ठीक है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कहीं भी जैसे NCR लिखा हो, ठीक है, वैसे आई होप ये आपको थोड़ा सा पता होगा, पर नहीं भी पता तो देखो मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। अगर कहीं भी देखो क्या लिखा है, NCR लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको N में से R चीज़ों को चूज करना है। नंबर ऑफ वेज टू चूज R out of N एलिमेंट्स। आगे समझ में? नहीं आगे समझ में? नंबर ऑफ वेज टू चूज R आउट ऑफ N एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, कहीं पे लिखा है कि लिखा हुआ है 10C2। ठीक है, सो 10C2 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वेज टू चूज 2 एलिमेंट्स आउट ऑफ 10 एलिमेंट। जैसे कि 10 बच्चे हैं और मेरे को उनमें से 2 बच्चों को बुला करके लेट से कोई गिफ्ट देना है। ठीक है, तो उन 2 बच्चों को कैसे चुन सकता हूँ? 10C2। ठीक है, 10 में से 2 लोगों को चूज़ करने के तरीके है 10C2। सॉल्व कैसे करते हैं इसको? देखो, ऊपर की तरफ जो लिखा उसका फैक्टोरियल लिख दो। अभी अभी मैंने फैक्टोरियल सिखाया ना आपको, यही वाला फैक्टोरियल। तो ऊपर जो लिखा उसका फैक्टोरियल लिख दो, नीचे जो लिखा उसका फैक्टोरियल लिख दो, और फिर साथ में नीचे एक चीज़ का और फैक्टोरियल लिख दो, इनके डिफरेंस का। आगे समझ में? तो इस पर्टिकुलर को अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो आप कहोगे सर 10 को एक्सपैंड करो, 10 इंटू 9 इंटू, फिर मैं 8 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ क्योंकि नीचे की तरफ भी 8 फैक्टोरियल है। 2 फैक्टोरियल इज़ नथिंग बट 2 इंटू 1, और साथ में क्या है? 8 फैक्टोरियल है। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, सो 2 को 10 पे हमने काट दिया, जो भी है ये 5 आ गया। तो 9 5 का कितना आ गया अपना? ये मस्त 45 आ गया। आगे समझ में? नहीं आगे समझ में? तो 10 में से 2 बालक अगर मेरे को सेलेक्ट करने हैं तो उसके कितने तरीके हैं? 45 तरीके हैं। आगे समझ में? चलो, अच्छा फॉर्मूला लिखवा दूँ? फॉर्मूला लिखवा देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है भाइयों को। देखो इधर ऊपर क्या होगा? ऊपर वाले का फैक्टोरियल। नीचे क्या होगा? नीचे वाले का फैक्टोरियल। और साथ में नीचे क्या होगा? इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। बस इतना काम कर देना, बात बन जाएगी। मेन चीज़ ये कि आपको ये सब कैलकुलेट करना है। अच्छा चलो, तुमने फॉर्मूला लिखवाने की कही ना, तो अब तुम्हारा भाई एक चीज़ और लिखवाएगा एक्स्ट्रा। देखो, कभी भी लेट से आपको मैं मतलब नोट टाइप कराना चाहता हूँ, लेट से कभी मैं आपसे 5C0 की वैल्यू पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो 5C0 का मतलब क्या होगा? 5 फैक्टोरियल है ना, फिर नीचे वाले का 0 फैक्टोरियल, और फिर इनका डिफरेंस 5 फैक्टोरियल। यही है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी बता रखी है? 1। तो आंसर कितना आ गया? 1। तो बेसिकली 5C0 कितना है? 1। लेट से अगर मैं कभी आपसे बोलूँ 7C0, ठीक है, तो ये कितना होगा? ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, और यहाँ पे डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो गया, 0 फैक्टोरियल अगेन कितना है? 1। तो 7C0 भी कितना हो जाएगा इस हिसाब से? 1 हो जाएगा। इनफैक्ट 10C0 हो या फिर NC0 हो, कोई भी चीज़ हो तो 1 ही होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं और उनमें से मेरे को 0 को सेलेक्ट करना है, तो एक ही तरीका है कि नहीं कर रहा भाई मैं किसी को भी सेलेक्ट। समझ पा रहे हो आप इस बात को? तो बस यही है यहाँ पर। और दूसरा भी अगर आप एक देखना चाहो तो ये है कि 0 सेलेक्ट करने के तो हमेशा एक ही तरीके होते हैं। अगर मेरे को 1 सेलेक्ट करना हो तो ये क्या होगा? 5 फैक्टोरियल ओवर नीचे वाले का 1 फैक्टोरियल, और इनका डिफरेंस कितना? 4 फैक्टोरियल। सो ये कितना होगा? 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या है? 1 इंटू में 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया? 5 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से लेट से अगर मैं आपसे पूछूं कि 7C1 कितना होगा, ठीक है, तो ये भी देखो 7C1 किसके इक्वल होगा? ऊपर वाले का फैक्टोरियल,
नीचे वाले का फैक्टोरियल और इनका डिफरेंस यानी कि 6 का फैक्टोरियल। तो ये ऊपर वाला क्या होगा 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल, ऊपर 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल तो 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि चीज़ें कैसे यहाँ पे वर्क कर रही हैं, और आप ये भी समझ गए होंगे कि NC1 किसके इक्वल है n के, यानी कि जो यहाँ होता है वही हमेशा आंसर में देखने के लिए मिल जाता है। बस ये दो मैं आपको याद करने के लिए बोलूँगा कि कभी भी NC0 है तो 1 और NC1 है तो n, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ये थोड़ा सा सिंपलर पार्ट है। अच्छा, अगर मैं एक्सप्लेन करूँ इसको लॉजिकली, तो 5 बच्चे बैठे हैं मेरे सामने, उनमें से एक को सेलेक्ट करना है, तो किसको करूँगा, या तो इनको या तो इनको या तो इनको या तो इनको या तो इनको, किसी एक को सेलेक्ट करूँगा। तो वही 5 तरीके हैं मेरे पास जो सामने बैठे हैं। अगर 2 सेलेक्ट करने होते फिर दिक्कत होती कि भाई फर्स्ट और थर्ड को करना है, या फर्स्ट और फिफ्थ को, या फिर फर्स्ट और सेकंड को, या सेकंड और फिफ्थ को, किसको करना है, फिर सोचने में दिक्कत होती है। इतना क्लियर है, कॉम्बिनेशन एंड फैक्टोरियल। इज इट क्लियर गाइस? चलो फिर आगे। थोड़ा बस अभी सिंपलर एंड पे ही हमें सीखना है कि बस ये वाला पार्ट जो NCR वाला है हमें कैलकुलेट करना आता हो। NCR को कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा फैक्टोरियल रिक्वायर्ड था, तो मैंने आपको वो भी सिखा दिया, ठीक है। और हालांकि ये सब नहीं भी आता होगा ना, तो भी तुम्हारा भाई आज शॉर्टकट बताएगा, उससे भी सारा काम तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा, कॉम्बिनेशन वॉम्बिनेशन निकालने ही नहीं पड़ेंगे, ठीक है। देखो इधर, अब देखो, अब बात आती है कि बायनोमियल एक्सपेंशन है क्या, ठीक है। बायनोमियल एक्सपेंशन, बायनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। इधर ध्यान दो, मैंने जब यहाँ पे लिखा तो मैंने क्या लिखा था, बायनोमियल कोफिशिएंट लिखा था। क्या लिखा था मैंने? बायनोमियल कोफिशिएंट लिखा था। ऐसा मैंने इसलिए लिखा था कि ये जो आगे वाले पार्ट्स हैं ना, इनको मैं क्या बोल रहा हूँ, बायनोमियल कोफिशिएंट्स बोल रहा हूँ, और इनको बेसिकली मैं कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से लिख सकता हूँ, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या है वो अभी मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर कभी आपको ज़िंदगी में भी a+b की होल पावर n रेज करनी हो, क्या करनी हो, a+b की होल पावर n रेज करनी हो, तो कैसे हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे। ध्यान से समझ लेना, यही इस पूरे चैप्टर का सब्जेक्ट है मेनली, जो मैं ये एक्सपेंशन लिख रहा हूँ, ठीक है। सो a+b की पावर n क्या होगा, देखो वी विल स्टार्ट फ्रॉम NC0, फिर a की पावर में क्या लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, तो कितना आ रहा है n, और b की पावर क्या लिखेंगे, जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है वही एग्जैक्टली। आ गया समझ में? फिर हम लिखेंगे NC1, a की पावर में क्या लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, और b की पावर क्या लिखेंगे, जो भी यहाँ पे एग्जैक्ट है। फिर NC2, a की पावर में क्या लिखेंगे हम, इन दोनों का डिफरेंस, और b की पावर क्या लिखेंगे हम, एग्जैक्ट। फिर NC3, a की पावर में क्या लिखेंगे, इनका डिफरेंस, और b की पावर क्या लिखेंगे, एग्जैक्ट। और ये गाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी टिल आखिरी तक चले जाएंगे हम NCN, a की पावर में क्या लिखेंगे, इनका डिफरेंस, और b की पावर क्या लिखेंगे, एग्जैक्ट। आ गया समझ में, नहीं आ गया समझ में? हाँ भाई, एग्जाम्पल से समझाऊँ, देखो एग्जाम्पल से समझा देंगे। लेट से किसी दिन मेरे को करना है x+y की होल पावर 4, ठीक है। थोड़ा भी सिंपल एग्जाम्पल लिया, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4C0, x है ना फर्स्ट, अब a वाला, a क्या है, x है, इनका डिफरेंस 4, और y की पावर एग्जैक्ट। फिर 4C1, x की पावर इनका डिफरेंस, और y की पावर एग्जैक्ट। फिर 4C2, x की पावर इनका डिफरेंस, और y की पावर एग्जैक्ट। फिर 4C3, x की पावर इनका डिफरेंस, और y की पावर एग्जैक्ट। फिर 4C4, x की पावर इनका डिफरेंस, और y की पावर एग्जैक्ट। आ गया समझ में, नहीं आ गया समझ में? हाँ भाई, क्लियर है। अब सॉल्व फर्दर करने के लिए 4C0 वगैरह की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। तो देखो अभी मैंने बताया आपको 5C0 कितना 1, 7C0 कितना 1, 10C0 कितना 1, तो NC0 कितना 1, तो 4C0 भी कितना 1, तो ये कितना हो गया 1, और x की पावर 4 हो गया, y की पावर 0 भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मस्त अपना, है ना। अब देखो फिर मैंने आपको बताया 5C1 कितना 5, 7C1 कितना 7, NC1 कितना n, तो 4C1 कितना 4, तो प्लस 4x³ y, प्लस अब 4C2 करना है तो इसको साइड में करके देख लेंगे। 4C2 कितना होगा, 4 फैक्टोरियल ओवर इनका डिफरेंस 2 फैक्टोरियल, और ये नीचे वाला एग्जैक्ट 2 फैक्टोरियल। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल, और नीचे वाले को 2 फैक्टोरियल एक ऐसे लिख लिया। और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 2 ही है, क्योंकि 2 इंटू 1 होता है, एक 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, और ये इधर कट गया तो कितना आ गया, 3 2 6 आ गया, तो 6x² y²।
आया समझ में, नहीं आया समझ में? अब ऐसे ही हम आगे के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर करेंगे नहीं। क्यों? देखो, जब मैंने आपको सबसे पहले ये सब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था जो बायनोमियल कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं, साइमेट्रिक है। मैंने बताया था आपको क्या, कि जो हमारे बायनोमियल कोफिशिएंट्स हैं ये क्या है, साइमेट्रिक है। ठीक है, यानी कि जैसे हमें शुरू में दिख रहे हैं वैसे ही हमें आखिरी में भी दिखेंगे। तो अभी 5 टर्म है तो बीच वाला तो ऐसा ही रहेगा 4, और ये दोनों के कोफिशिएंट्स मैच हो जाएंगे और ये दोनों के कोफिशिएंट्स भी क्या होंगे, मैच हो जाएंगे। बीच वाला अब एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो प्लस 4xy³ प्लस y की पावर 4। आगे समझ में, ये कोफिशिएंट 1 तो ये भी 1, ये 4 तो ये 4, अब बीच में है तो क्या अपना 6 है। तो इस तरीके से हमारा क्या वर्क करता है, बायनोमियल एक्सपेंशन वर्क करता है। आगे समझ में, एक दो एग्जांपल मैं इसके और ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी थोड़ी तसल्ली हो जाए कि किस तरीके से बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करके हम इस एक्सपेंशन को कैरी आउट करते हैं। ठीक है, आधे घंटा हो गया, कोई नहीं, मेरे को लगता है कि 1 आवर 15 मिनट्स में आज मैं इसको निपटा दूंगा। ठीक है, लेट से यहाँ लिखा है 2 - 3x की होल पावर 5। इस तरीके से अब की बार ये एक्सपेंशन हमें करना है। ठीक है, यानी कि a कितना है अब की बार 2 है और b क्या है -3x है, क्योंकि हमने तो a प्लस बी का पढ़ा है और यहाँ पे माइनस आ गया, यानी कि b की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी हमें, -3x लेनी पड़ेगी। आ गया समझ में? चलूँ आगे। अब देखो इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे, तो 5c0 जो a है की पावर इनका डिफरेंस और जो b है इसकी पावर क्या होती है, जो नीचे लिखी रहती है यहाँ पे यही एग्जैक्ट आ जाती है, प्लस फिर 5c1 फिर 2 की पावर क्या आएगी, इनका डिफरेंस यानी कि 4, और -3x की पावर क्या आ जाएगी, जो भी है नीचे की तरफ लिखी हुई है, प्लस 5c2 2 की पावर क्या आएगी, इनका डिफरेंस, और -3x की पावर क्या आ जाएगी, एग्जैक्ट, प्लस 5c3 2 की पावर क्या आ जाएगी, इनका डिफरेंस, और -3x की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आ गया समझ में, नहीं आ गया समझ में? फिर 5c4 2 की पावर क्या आ जाएगी, इनका डिफरेंस, और -3x की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, प्लस 5c5 2 की पावर क्या आ जाएगी, 0, और -3x की पावर क्या आ जाएगी, 5। आप अपने तरीके से एक्सपांड कर सकते हो, ऐसा कोई कंस्ट्रेंट है नहीं। ठीक है, पर एक बार आपको एक्सपांड करके यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी बिल्कुल इनिशियल फेज ऑफ द चैप्टर है, फर्स्ट टाइम मैंने आपको बायनोमियल थ्योरम बताई है। अदरवाइज थोड़ी देर बाद तो मैं ऐसा एज्यूम कर लूँगा कि 5c3 5c2 ये सब आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, तो आप आराम से कर सकते हो। देखो 5c0 अभी मैं समझाया आपको क्या, कि 5c0 क्या कितना है, 1, 7c0 1, 10c0 1, nc0 1, तो ये तो 1 हो गया है, तो बढ़िया है। अब 2 की पावर 5 कितना हो गया, ये 32 हो गया। यहाँ पे एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, 1 32, और ये कितना हो गया, ये भी 1 हो गया। 5c1 अगेन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16 हो गया, और साथ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 3x आ जाएगा। आ गया समझ में, माइनस का क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। फिर 5c2, अब 5c2 में थोड़ा मेहनत का काम है, तो हमें कैलकुलेट करके देखना होगा। ठीक है, तो इधर मैं साइड में कैलकुलेट करके देख ले रहा हूँ। 5c2 तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, ओवर में 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 × 1, और 3 फैक्टोरियल ऐसे का ऐसे। ठीक है, अब ये 2 से अपना जो भी है कैंसिल, तो 10 अब कितना आ गया भैया, 10 आ गया। तो 5c2 कितना आ गया, 10 आ गया। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और ये कितना है, 9x² है। ये कितना है, 9x² है। ठीक है, अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो बायनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं वो साइमेट्रिक है। a + b की पावर कितनी है, 5। तो देखो मैंने बताया था ना कि अगर n टर्म्स होती हैं तो a + b की पावर n है, तो टोटल कितनी टर्म्स आएंगी, n+1। ये चीज़ हमने यहाँ भी ऑब्जर्व करी थी। तो a + b की पावर कितनी है, 6 है, तो टोटल कितनी टर्म्स आएंगी, 5 है, तो यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स आएंगी अपने पास, 6 टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, और अगर अपने पास टोटल 6 टर्म्स आ रही हैं तो शुरू की 3 के कोफिशिएंट और लास्ट की 3 के कोफिशिएंट्स क्या रहेंगे, साइमेट्रिक रहेंगे। ठीक है, तो शुरू की 3 के क्या है, 1 5 10, तो अब क्या आएंगे 10 5 1, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना होगा, 10 होगा। ये मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, करने को आप कर सकते हो। 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे कितना है, -27x³।
ठीक है। अब फिर 5C4 कितना है मैंने बताया ना, 1 5 10 कोफिशिएंट आए तो अब 10 5 1, तो 5 आया यहाँ पे 2, और ये कितना 81 x की पावर 4। अब 5C5 कितना, अगेन ये 1 है, फिर 2 की पावर 0 भी 1 है, और ये कितना हो जाएगा माइनस 8 3 24, तो 243 है ना, माइनस 243 x की पावर 5। आ गया समझ में। बाकी छोटा मोटा मल्टीप्लिकेशन का जो भी अब काम बचा है वो आप अपने हिसाब से इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। कि जैसे 27 इंटू में 4 जो भी है 108, तो 1080, ठीक है। जितना भी हो रहा है यहाँ पे भी आप 720, उधर भी जितना भी हो रहा है वो सब आप अपने हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इट इज़ बायनॉमियल एक्सपेंशन, इट इज़ डन लाइक दिस। फाइन, सीख गए। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, देन आई विल मूव आगे, और थोड़े से मैं कुछ पर्टिकुलर आपको पैटर्न्स दिखाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा, ठीक है। आप लोग भी उसको समझने की प्लीज़ कोशिश करना, ठीक है। थोड़ी सी अब बड़ी पावर ले लेते हैं, ठीक है। पूरा नहीं करूँगा, कोई नहीं सॉल्व। जैसे लिखा है x प्लस लेट से 1/x की होल पावर 6 आ जाए, ठीक है। x प्लस 1/होल की पावर, x प्लस 1/x की होल पावर कितनी आ गई, 6। तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप भाई एलसीएम ले लो, x² + 1 लिख लो, और x को फिर क्या कर लो, बाहर की तरफ आप निकाल लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, एक बार थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, x प्लस 1/x की होल पावर 6। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट करना स्टार्ट करो, जैसे 6C0, a की पावर इनका डिफरेंस, b की पावर एग्जैक्ट, 6C1 a की पावर इनका डिफरेंस, b की पावर एग्जैक्ट, 6C2 a की पावर इनका डिफरेंस, b की पावर एग्जैक्ट, 6C3 a की पावर इनका डिफरेंस, b की पावर एग्जैक्ट, 6C4 a की पावर इनका डिफरेंस, b की पावर एग्जैक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा लिख सकते हैं। 6C5 थोड़ा सा वही है कि कैलकुलेशन मतलब ज़्यादा है ना, तो दिमाग ख़राब होता है थोड़ा सा, वो तो मैं मतलब एग्री कर रहा हूँ, मेरा खुद का ही होता है, तो आपका तो खैर होगा ही होगा। पर ये है कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, चैप्टर यही है जो है बस, ठीक है। और आपको ज़्यादा भड़क क्या है, सीसी निकालने में हो रही है ना, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, जुगाड़ बता देता हूँ, ठीक है। 6C6 x की पावर क्या लिखना था, x की पावर 0, 1/x की पावर 6, ठीक है। अब देखो ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हो, पावर 6 है, ठीक है। तो टोटल 60 टर्म होंगी, ठीक है। बीच वाली यानी कि चौथी टर्म और शुरू की 3 टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, फिर बाकी की क्या हो जाएगी, साइमेट्रिक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 6C0 कितना है, 6C0 दूसरे रंग से लिख देता हूँ यार, है ना। 6C0 कितना है, 1 है, फिर x की 6 है, और 1/x की 0 1 है। 6C1 कितना है, 6 है, x की 5 है, और 1/x है यहाँ पे, ठीक है। प्लस 6C2 ये अलग से कैलकुलेट कर लेता है, तो ये कितना 6 फैक्टोरियल ओवर डिफरेंस कितना 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना 2 फैक्टोरियल, तो कितना होगा 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी 2, तो इसको 6 से काट लिया, तो ये कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 15x की 4 इंटू में 1/x², प्लस अब 6C3 ये भी कैलकुलेट करना होगा, 6C3 तो 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो ये कितना 6 × 4 × 5 इंटू में, अरे क्या कर रहा है, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और नीचे भी 3 फैक्टोरियल, और ये भी 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल करिए। अच्छा वैसे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 3 × 2 × 1 यानी कि 6, तो 6 से 6 काट दो, कितना बचेगा 20 बचेगा, सो 20x³ ओवर 1/x³। फिर अब देखो शुरू के कोफिशिएंट और लास्ट के कोफिशिएंट साइमेट्रिक ही होने, तो ये क्या है 1 6 15, फिर ये वाला 20 हो गया, अब फिर वापस रिपीट होंगे 15 6 1, ठीक है।
तो वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, बाकी देख भी सकते हो। साइमेट्री से ही मैं तो हमेशा करता हूँ, क्योंकि आधे ही निकालने पड़ते हैं ना फिर। 15 फिर 6 आना चाहिए कोफिशिएंट, 6x 1/x⁵, फिर ये 1 हो गया, x की 0 भी 1 है, और ये 1/x⁵। आ गया समझ में? नहीं आ गया समझ में? थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके अच्छे से भी लिख सकते हो आप, ठीक है। कैसे लिख दोगे मतलब, देखो ये कितना हुआ, x की 6 प्लस 6x की 4 प्लस 15x² प्लस 20 प्लस 15/x² प्लस 6/x⁴ प्लस 1/x⁶। आ गया समझ में भाइयों? हाँ भाई, ओके रिपोर्ट है ना? अब कोई शिकायत है तो प्लीज़ बता दो, अभी दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। चलो शाबाश, आगे चल लेते हैं। तो ये भाई पूरा बायनॉमियल थ्योरम का मैटर है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर एक्सपेंशन और लिखवाना आपको चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरा मनपसंद एक्सपेंशन है और ये काफ़ी यूज़फुल भी रहता है। उसके बाद अब ज़्यादा नहीं बचेगा, ठीक है, फिर अपना हो ही जाएगा लगभग। जितने में मैंने वायदा किया ना, आज कंप्लीट करके ही दिखाऊंगा यार, 1 आवर 15 मिनट में। बहुत हो गया, लंबी लंबी वीडियो बन जाती है मेरे से सारी, ठीक है। अरे यार मैं कवर सब कुछ करना चाहता हूँ ना, अब जल्दबाजी के चक्कर में जल्दी तो मैं करा दूंगा, पर फिर वही है ना। देखो इधर एक मेरे को बताओ, 1 + x⁴ अगर किसी दिन n का एक्सपेंशन में पूछने लग जाऊँ तो क्या लिखोगे? आप कहोगे सर ये तो बड़ा आसान है, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है, x है, और नॉर्मल तरीके से ही काम करना है। बात आपकी बिल्कुल जायज़ है, मैं मना नहीं कर रहा। और ये क्या होगा, nc0 1 की पावर n का डिफरेंस और x की पावर एग्जैक्ट, nc1 1 की पावर n का डिफरेंस और x की पावर एग्जैक्ट, फिर nc2 1 की पावर n का डिफरेंस और x की पावर एग्जैक्ट, फिर nc3 1 की पावर n का डिफरेंस और x की पावर एग्जैक्ट, डॉट 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 टिल ncn 1 की पावर n का डिफरेंस x की पावर एग्जैक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो भी 1 की पावर लिखी है वो सब फालतू चीज़ है। क्यों फालतू चीज़ है? क्योंकि 1 की पावर कुछ भी कर लो आप, वो हमेशा क्या आना है, सेम ही आ जाना है। तो 1 की पावर कुछ भी करने से फर्क नहीं। तो मैं इसमें सारी 1 की पावर डिलीट करो, जल्दी डिलीट करो। तो अगर 1 की सारी पावर इसमें से अगर मैं डिलीट कर दूँ, सो 1 + x⁴n क्या होगा? देखो nc0 x⁴0, nc1 x⁴1, सोचना ही नहीं पड़ रहा कुछ, nc2 x⁴2, nc3 x⁴3, समझ रहे हो क्या मस्त है, nc4 x⁴4 और डॉट 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 टिल ncn x की पावर है। आया समझ में? नहीं आया समझ? तो ये बढ़िया एक्सपेंशन इस तरीके से हो जाता है, इसके अंदर कुछ भी अपने को नहीं सोचना पड़ता, डायरेक्ट क्या है, nc0 तो फिर x0, nc1 तो x1, nc2 तो x2, nc3 तो x3। पर कंडीशन क्या है, शुरू में 1 होना चाहिए। कभी आपको देखो ऐसा भी सवाल आए ना, x + 1 की पावर n, तो देखो आप इसे पलट के लिख दो, क्योंकि प्लस तो वो होता है ना, मतलब कॉम्यूटेटिव टाइप कि 2 + 3 3 + 2 बराबर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख लो। इनफैक्ट मैं तो पता है क्या, मेरे को 1+ वाले एक्सपेंशन इतने सही लगते हैं कि अगर कभी भी x - 1 की पावर n आए ना, तब भी मैं 1 को आगे ले आता हूँ। मैं इसे लिखता हूँ 1 - x की पावर n, और बेसिकली मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस क्या ले लेता हूँ? कॉमन। तो -1 की पावर n बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 - x को एक्सपैंड करना बहुत ही ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू x - 1, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सब मैंने बताया क्यों। देखो यहाँ पे मैं कुछ सीधे सवाल आपसे पूछूंगा, आप लोग आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। मेरे पास ये एक्सपेंशन था तो था, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी ने मेरे से इसकी वैल्यू पूछी, मतलब पूरा आखिरी तक जा रहा है, ठीक है, nc0 + nc1 nc2 nc3 डॉट 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 टिल दी एंड, ठीक है। तो फिर मैं शुरू में थोड़ा सा मेरे को लगा कि ये पता नहीं क्या है, फिर मेरे को ध्यान आया कि 1 + x का एक्सपेंशन तो कुछ इसी टाइप का होता था, बस यहाँ पे क्या गायब है, x गायब है। आप अपनी 5% बुद्धि का इस्तेमाल करके सिर्फ ये बता दो कि काले वाले एक्सपेंशन में मैं क्या भरूँ कि वो लाल बन जाए। अब ये मत कहना कि लाल रंग भर दो, ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि x की जगह क्या भर दो।
समझ रहे या नहीं समझ रहे? तो यहाँ पे x की जगह क्या भरूँ, मतलब हर जगह सेम ही चीज़ भरी जाएगी। तो आप बताओ, मैं नहीं बता रहा, क्या कह रहे हो? 1 भर दूँ? चलो आप कह रहे हो तो 1 भर देते हैं। देखो इधर, ठीक है, तो x की जगह अगर मैं 1 भर दूँ इसके अंदर, तो देखो यहाँ से भी x हट जाएगा, यहाँ से भी x, यहाँ से भी x, यहाँ से भी x, यहाँ से भी x, पर 1 तो इधर भी भरना पड़ेगा फिर। तो ये होगा 1 + 1 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n। यानी कि ये सारे बायनोमियल कोफिशिएंट्स का सम हमेशा किसके इक्वल होता है? 2 की पावर n के इक्वल होता है। अगर आपको ध्यान हो तो नंबर ऑफ सबसेट्स का यही फॉर्मूला था। और अगर आप थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जानते हैं, लेट से आपके सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं और आप इसके सबसेट ढूंढ रहे हो, तो सबसेट का मतलब क्या होता है? छोटा हिस्सा। तो आप या तो 0 एलिमेंट्स को चूज करोगे, या तो 1 को, या तो 2 को, या तो 3 को, या तो 4 को, डॉट 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 डॉट, और इन सब का सम कितना आ रहा है? 2 की पावर n आ रहा है। आगे समझ में? एक और देखो फिर, इसी बात पे समझ आ गया ना? बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ समझ आ जाए। फिर किसी दिन मेरे से किसी ने पूछा कि ये तो चलो ठीक है, पर अगर मैं इसमें अल्टरनेट साइन लगा दूँ तो क्या होगा? मैंने कहा यार तू कुछ भी लगा ले, हम कर जरूर देंगे, क्योंकि हम हैं खतरनाक बंदे, ठीक है। देखो इधर, अब आप खुद सोचो कि x की जगह क्या भरूं ब्लैक वाले में कि वो ब्लू बन जाए, समझ रहे हो? और वो बात दोबारा मत बोलना कि नीला रंग भर दो तो ब्लैक ब्लू बन जाएगा, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि ब्लैक वाले में x की जगह क्या भरूँ कि वो ब्लू बन जाए। तो आप सोच सकते हो कि x की जगह अगर आप -1 भरेंगे तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि -1 की पावर 0 कोई टेंशन नहीं, पर -1 की पावर विल गिव माइनस बाहर, -1 का स्क्वायर कोई टेंशन नहीं, ठीक है, पर -1 की पावर 3 ऑड, तो इट विल गिव माइनस बाहर। तो आप समझ पा रहे होगे कि x की जगह मैंने क्या भरा है? -1, और अगर मैंने यहाँ पे -1 भर दिया तो 1 - 1 कितना होगा? 0 होगा। आगे बात समझ में, यानी कि अल्टरनेट साइन के साथ अगर कभी बायनोमियल कोफिशिएंट प्रेजेंट हैं तो उनका सम किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के, ठीक है। लेट से अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो ये देखो ऑड वाला तो ऐड हो जाएगा, मस्त, कोई टेंशन नहीं है इसमें, समझ रहे हो। और ये जो ऑड टर्म्स है जिसके नीचे ये 0 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं इनको ऐड करूँ तो ये कितना होगा? 2nc0, और ये कैंसिल हो जाएगा बढ़िया अपना, है ना, और ये ऐड हो जाएगा प्लस 2nc2 प्लस ऐसे 2nc4, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा और ये गाड़ी ऐसे ही चलती जाएगी, ठीक है। और इधर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2 की पावर n आ जाएगा। अगर आप इस 2 को कॉमन निकाल के इधर ले जाओ तो इधर 2 कॉमन निकाल के डिवाइड में जाएगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 2 की पावर n - 1 विल बी बेसिकली इक्वल्स टू nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस nc6 डॉट 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 डॉट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ऑड टर्म्स चाहिए। अब ये मत कहना कि मास्टर को ऑड इवन के बीच का डिफरेंस नहीं पता, यहाँ तो इवन लिखा हुआ है। मास्टर को ऑड इवन के बीच का डिफरेंस बढ़िया पता है, पर मैं स्टिल इन्हें ऑड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनकी पोजीशन क्या थी? ऑड थी, समझ रहे हो। ये पहले नंबर पे था, ये तीसरे नंबर पे था, ठीक है। जो ऑड नंबर पे होते हैं उसके अंदर क्या आता है? नीचे इवन नंबर आता है, हमेशा एक कम नंबर आता है। जैसे फर्स्ट टर्म में देखो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, सेकंड में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, थर्ड में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तीसरी में क्या आ रहा है? चौथी में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इसी तरीके से आप बता सकते हो 10वीं में क्या आएगा? 9 आएगा, समझ लो। तो एक कम आता है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक टास्क तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ मैं, अगर तुम बता पाओ, पर लिखूंगा येलो कलर से ताकि तुम्हें दिखे ही ना टास्क। तो ये देखो क्या है, मैं अब की बार ऑड टर्म्स का सम पूछ रहा हूँ आपसे, सॉरी इवन टर्म्स का, जिनके नीचे इस तरीके से ऑड नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। आप मेरे को बताने की कोशिश करना कि इसका आंसर क्या आएगा। दिख रहा है ना? ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। मजाक की बात अलग है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर मेरे को बताने की कोशिश करोगे। ब्लू और रेड से ही कुछ कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने ऐड किया था, इसमें देखो क्या करें कि येलो वाले का आप आंसर बता पाएँ। आगे समझ में नहीं आगी समझ में, तो ऐसे ही थोड़ा सा मेरे दिमाग में आ रहा था तो मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया। पर यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी मैंने बाई चांस जिक्र कर दी, क्या कि जोन सी भी टर्म है उसके नीचे यहाँ पर एक कम लिखा हुआ है, समझ रहे हो। जैसे सेकंड टर्म है तो 1 लिखा है, थर्ड टर्म है तो 2 लिखा है, फोर्थ टर्म है तो 3 लिखा हुआ है, ठीक है। हमेशा एक कम रहता है, ठीक है। वो यूज़फुल कहाँ होएगा अभी मैं बता दूँगा आपको, ठीक है। चलो फिर आगे इसी बात पे। अच्छा, अब 2-3 सवाल क्या, चलो 2-3 सवाल देख लेते हैं। बुक से 1-2 सवाल देख लेते हैं यार, ठीक है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ही देख लेते हैं। पहला सवाल बुक से, दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ही देख लेते हैं इस चैप्टर का। बोल रहे हैं कि शो क्या करोगे, 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64, इज डिविजिबल बाय 64, जहाँ पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, मतलब नेचुरल नंबर वही है। तो देखो यहाँ पे मेरे ज़्यादा तो कुछ समझ आ नहीं रहा है इस सवाल को देख के, पर इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लिखा है 9 और साथ में लिखा है 8। 9 और 8 के बीच का एक ही रिलेशन मेरे को पता है, क्या कि 9 होता है 1 प्लस 8। कई लोग बोलेंगे 8 प्लस 1, पर मैं क्या बोलूँगा 1 प्लस 8। क्यों क्यों समझ रहे हो क्यों? क्योंकि आगे की तरफ एक मेरे को पसंद है, ठीक है, क्योंकि अगर आगे की तरफ एक आता है तो एक्सपेंशन काफ़ी आसान बन जाता है। समझ गए नहीं समझ गए? तो 9 को लिख लिया मैंने कितना, 1 प्लस 8। अब 9 की पावर कितना चाहिए मेरे को, n प्लस 1, तो 1 प्लस 8 की पावर कितना हो गया यहाँ पे, n प्लस 1 हो गया। आगे समझ, दोनों तरफ मैंने पावर n प्लस 1 रेज कर दी, तो 9 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको एक्सपैंड करूँगा तो कैसे होएगा, n प्लस 1 c0 8 की पावर 0, n प्लस 1 c1 8 की पावर 1, n प्लस 1 c2 8 की पावर 2, n प्लस 1 c3 8 की पावर 3, और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब देखो 9 की पावर n प्लस 1, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है क्योंकि हमें आंसर में चाहिए, ठीक है। फिर एनीथिंग c0 इज़ 1, ये मैंने सिखा रखा, और 8 रेज़ टू द पावर 0 इज़ ऑल्सो 1, ठीक है। अब इधर देखो 2 सेकेंड, मैंने देखो आपको क्या सिखाया, 5c1 कितना 5, 7c1 कितना 7, nc1 कितना n, तो n प्लस 1 c1 कितना n प्लस 1, और साथ में क्या आ गया 8 आ गया। क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 64 लिखा हुआ है, 64 इसके अंदर भी प्रेजेंट है, और हर आने वाली टर्म के अंदर भी 64 ज़रूर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि बची हुई टर्म्स में से मैं 64 को कॉमन ले रहा हूँ, और यहाँ पे अपने पास बचा n प्लस 1 c2 n प्लस 1 c3 इंटू में 8, क्योंकि यहाँ से 8 स्क्वायर, 64 चला गया, यहाँ से भी 8 स्क्वायर चला गया, तो 8 बचा, डॉट 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 डॉट। आया समझ में? अब देखो ये अपना क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया है। 1 प्लस 8n प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस 64, इस पूरे को p मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए, बचे हुए मैटर को इधर लेता हूँ, तो 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया, 64p हो गया। अब देखो अगर ये 64p के इक्वल है, ठीक है, यानी कि इसको अगर मेरे को 64 से डिवाइड करना है तो मैं इसको भी कर सकता हूँ, और देखो ये तो काफ़ी आसानी से 64 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 64p बाय अगर मैं 64 लिखता हूँ तो 64 से 64 आराम से यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिल होने लग रहा है। आगे समझ में? तो यही हमें प्रूव करना था बस, कि इट इज़ 64 टाइम्स ऑफ समथिंग। क्लियर है? इसी का एक और वर्जन है, ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा ये वाला, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, बोल रहे हैं शो दैट अब की बार 6 की पावर n माइनस 5n, ठीक है, और इस बार लिखा है लीव रिमाइंडर 1, लीव या लीव्स रिमाइंडर 1 when divided by 25, when divided by 25। देखो अब की बार आप इसको कैसे करोगे, यहाँ पे 6 और 5 लिखा है, तो 6 को क्या लिख लोगे, 1 प्लस 5 है ना, और पावर क्या रेज करोगे, यहाँ पे n रेज करोगे। अब की बार हम क्या कॉमन निकालेंगे, 20, अरे ये तो आपको करना था ना, सॉरी, ये होमवर्क, सॉरी, आप 25 कॉमन निकाल लेना, ठीक है। बाकी रिमाइंडर 1 की कोई दिक्कत नहीं है, जैसा यहाँ प्रूफ करा था वैसे ही कर लेना, या जैसे कि 1 आएगा यहाँ पे उसको उस तरफ छोड़ देना, दैट इज अप टू यू, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, और इसको समझने के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक नोटेशन पता होना चाहिए, इट इज़ कॉल्ड सिग्मा। कोई नहीं, मैं सब समझा दूंगा। प्रूव करना है सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेकर के n 3 की पावर r इंटू में NCR इज बेसिकली 4 की पावर n, ठीक है।
देखो किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। देखो ये जो सिग्मा लिखा हुआ है, सबसे पहले इसका मीनिंग आप समझिए। जैसे कहीं भी लिखा हुआ है सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके r इज इक्वल टू 5, और लेट से यहाँ पर लिखा है 2r प्लस आर स्क्वायर। इस बात का क्या मतलब है कि आप r की वैल्यू एक एक करके यहाँ पे 1 से लेकर के 5 डालेंगे। जैसे यहाँ पे डाला 2 इंटू में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस अब 2 डालेंगे r की जगह, 2 इंटू में 2 प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस फिर 2 इंटू में r की जगह 3 डालेंगे, 5 तक जाना है ऐसे ही करके अपने को, है ना। 2 इंटू में 3 प्लस 3 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू में 4 इंटू प्लस 4 का स्क्वायर। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अंदर बेसिकली r की वैल्यू एक एक करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने डाली, प्लस 2 इंटू में 5 प्लस 5 का स्क्वायर। समझ रहे आप? समझ पा रहे हो इस बात को? बारिश आ गई भाई लगता है। अब देखो ऐसा ही कुछ मैं यहाँ पे भी खेल खेलने वाला हूँ। देखो r की जगह अगर मैं 0 डालूंगा तो क्या आएगा, 3 की पावर 0 nc 0, प्लस फिर 1 डालूंगा तो r की जगह ऐसे ही n तक चलना, 3 की पावर 1 nc 1, 3 की पावर 2 nc 2, 3 की पावर 3 nc 3, 3 की पावर 4 nc 4, डॉट 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 3 की पावर n सी एन। आप कहोगे सर थोड़ा जाना पहचाना तो है पर उतना भी नहीं। मैं कहूँगा कोई बात नहीं, LHS सॉल्व कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ इसे। NC0 इसको पीछे लिख लो 3 की पावर 0, NC1 3 की पावर 1, NC2 3 की पावर 2। अब तो कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा। NC3 3 की पावर 3, NC4 3 की पावर 4, टिल NCN 3 की पावर n। आप खुद सोचो कि जो मेरा 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन था, इसमें मैं x की जगह क्या डाल दूं कि ये पूरा एक्सपेंशन NC0 x की पावर 0, NC1 x की पावर 1, NC2 x की पावर 2 क्या बन जाए, NC0 3 की पावर 1, NC1 3 की पावर 1, NC2 3 की पावर 2। समझ रहे हो? तो आप कहोगे सर x की जगह जस्ट यहाँ पे 4 डाला हुआ है, सो इट इज़ बेसिकली 3 डाला हुआ है, तो 1 प्लस 3 की पावर n का एक्सपेंशन यहाँ पर ही लिखा हुआ है। और 1 प्लस 3 की पावर n एक्चुअल में क्या है, 4 की पावर n। वही हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारा भाई एक एक चीज़ बताएगा आपको, ठीक है। 15 मोर मिनट्स टू गो एंड आई हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर। नो वरीज, आई विल ईजीली बी एबल टू डू इट। ओके, चलें आगे, लेट्स गो अहेड। एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, ये भी कई बार पूछ लेते हैं लोग कि 1 की पावर 1.1 की पावर बोल रहे कौन सा बड़ा है इनमें से, बोल रहे कौन सा बड़ा है इनमें से, 1.1 की पावर 10,000 या फिर 1000, इनमें से कौन बड़ा है। तो देखो 1000 तो डायरेक्टली लिखा दिख रहा है हमें कितना है ना, हमें 1.1 की पावर 10,000 को एक बार देखना होगा। तो यहाँ देखो समझने की कोशिश करो, 1.1 की पावर 10,000 को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000, ऐसे ही लिखेंगे। और अगर मुझको इसको एक्सपैंड करना है तो मैं कैसे करूँगा, 10,000 C0 0.1 की पावर 0, 10,000 C1 0.1 की पावर 1, फिर आगे भी टर्म्स होंगी 10,000 C2 0.1 की पावर 2, और भी बहुत कुछ होगा, वो सब ऐड में है। ये ध्यान रखना कि किस में है, वो सब ऐड में है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे देखो एनीथिंग C0 इज ऑफ कोर्स 1 एंड एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑल्सो 1। इट इज़ नॉट 1.1 एक्चुअली, इट इज़ 1 into 1। ओके फाइन, यहाँ पे एनीथिंग C1 इज दैट थिंग, तो 10,000 C0 विल बी 10,000, और इससे किसको मल्टीप्लाई करना है, 0.1, और इसके आगे भी बहुत कुछ है। तो ये देखो 1 हुआ, और ये कितना हुआ, 1000 हुआ, और इसके आगे भी बहुत कुछ है, यानी कि ये 1001 तो ऑलरेडी हो ही चुका है, और आगे भी बहुत कुछ टर्म्स अभी बच रही हैं। इसका मतलब बड़ा कौन हो जाएगा इसमें से, 1.1 की पावर 10,000 बड़ा हो जाएगा। आगे बात समझ में नहीं, आगे बात समझ में, चलूँ आगे, चलें भैया आगे, कैन वी मूव अहेड? ओके फाइन, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, शाबाश। देखो अगले क्वेश्चन में लोग क्या बोल रहे हैं,
इस तरीके के क्वेश्चन भी काफ़ी पॉपुलर टाइप हैं, मैं एक बार ये आपको करा देता हूँ, ठीक है। बोल रहे हैं कि फाइंड करो a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 कितना है, और बोल रहे हैं हेंस इवेल्युएट, यानी कि इसी की मदद से हेंस इवेल्युएट √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4। बेसिकली इसको सॉल्व करना है, फिर a की जगह √3 और b की जगह √2 भर देंगे ये, ओके। अब देखो किसी किसी बच्चे का दिमाग फास्ट काम करता है, तो ये कहेगा कि सर इसमें 5 टर्म है, इसमें भी कितनी टर्म है, 5 टर्म है, क्योंकि 4 पावर है तो टोटल टर्म कितनी होगी, 5। अगर टोटल टर्म्स 5 हैं तो उनमें से ऑड कितनी होंगी, 3 होंगी, और इवन कितनी होंगी, 2। ऑड ही टर्म्स हमेशा ज़्यादा होती हैं अगर कम ज़्यादा हैं तो, अदरवाइज बराबर बराबर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि काउंटिंग अगर आप कर रहे हो टर्म्स की तो 1 से ही स्टार्ट होती है, तो अगर ज़्यादा होगी तो हमेशा क्या होगी, ऑड होगी। तो यहाँ पे 3 ऑड हैं और 4 क्या हैं, इवन। अगर आप ध्यान से देखो तो चाहे आप 1 प्लस एक्स की पावर n ले लो, चाहे आप 1 माइनस एक्स की पावर n ले लो, ठीक है, तो आप एक चीज़ पाएंगे कि फर्स्ट टर्म का साइन हमेशा क्या है, पॉजिटिव, थर्ड टर्म का साइन हमेशा क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो फर्स्ट टर्म का साइन तो पॉजिटिव रहेगा, पर यहाँ पे बीच में माइनस है, तो इसलिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल। और अगर फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई तो थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, यानी कि अपने पास सिर्फ सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म बचेगी। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म प्लस 2 टाइम्स ऑफ फोर्थ टर्म। कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छे से लिख के भी समझाऊंगा। अब देखो इधर, अगर नहीं समझ में आया तो a प्लस बी की पावर 4 होता कितना है, 4c0, a की पावर इनका डिफरेंस, a की पावर इनका डिफरेंस, तो a की पावर इनका डिफरेंस कितना है, 4, b की पावर 0, फिर 4c1, a की पावर डिफरेंस, b की पावर एग्जैक्ट, 4c2, a की पावर इनका डिफरेंस, b की पावर एग्जैक्ट, 4c3, a की पावर इनका डिफरेंस, b की पावर एग्जैक्ट, 4c4, a की पावर इनका डिफरेंस, b की पावर एग्जैक्ट। और अगर मैं a माइनस बी की पावर 4 करूं तो ये कितना आएगा, 4c0, a की पावर 4, b की पावर 0, माइनस 4c1, a की पावर 3, b की पावर 1, प्लस 4c2, a की पावर 3, b की पावर 2, माइनस 4c3, a की पावर 1, b की पावर 3, प्लस 4c4, a की पावर 0, b की पावर 4। देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो हमारा कहाँ कहाँ पे आया, जहाँ पे b की पावर ऑड थी, क्योंकि मैंने b को किससे रिप्लेस करा है, माइनस बी से रिप्लेस करा है। और अगर माइनस बी की पावर इवन है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अगर माइनस बी की पावर ऑड है तो साइन ऑफ कोर्स नेगेटिव का वहाँ पर हो जाएगा। अगर देखो इन दोनों को अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, अगर अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो साइन चेंज, 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 तो ये दोनों कैंसिल हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों भी कैंसिल हो गई और ये दोनों भी कैंसिल हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, a प्लस बी की पावर 4 टेक अवे a माइनस बी की पावर 4। यहाँ पे क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 4c1, a की पावर 3, b की पावर 1, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4c3, a की पावर 1, b की पावर 3। आ गया समझ में, नहीं आ गया समझ में? देखो यही मैंने वहाँ पे भी लिखा था कि सेकंड टर्म जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगी और फोर्थ टर्म भी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। वहाँ थोड़ी दिमाग में कैलकुलेशन कर रहे थे, आपके टीचर्स जिस तरीके से बताएं अगर तो वो ऐसे अलाउ कर रहे हैं और आप ऐसा सोच भी पा रहे हैं, सो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, ठीक है। पर अगर आपको सोचने में थोड़ा कष्ट हो रहा है तो फिर आपको इस तरीके से करना होगा, ठीक है। 2 अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ या ना भी लें, 4c1 की वैल्यू है 4, a क्यूब b1, और यहाँ पे 4c3 की भी वैल्यू है 4, आपको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, a b क्यूब। अब यहाँ पे अगर आप इसमें से 8ab कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर और यहाँ बचेगा b स्क्वायर। तो यही अपना फाइनल आंसर हो गया। बट दे सेड हेंस कैलकुलेट जो भी, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं a की वैल्यू कितनी आ गई √3 और b की वैल्यू कितनी आ गई √2। सो 8 इंटू में √3 इंटू में √2। अच्छा, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। सो जो भी आंसर आ रहा है 5 4 ज़ा 5 8 ज़ा 40 √6 अपना फाइनल आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं आप?
अच्छा, अगर कोई बच्चा मेरे से पूछेगा कि सर इसको यहीं पे छोड़ देना, भाई बेटा बिल्कुल भी नहीं। देखो इधर सेकंड टर्म है, मैंने क्या बताया था, देखो अगर थोड़ा सा मैं पीछे चले जाऊं तो देखो मैंने आपको बताया था जोन सी भी टर्म होती है सी में उससे एक कम होता है। जैसे फर्स्ट टर्म में NC 0 है, सेकंड में NC 1 है, थर्ड में NC 2 है, फोर्थ में NC 3 है। तो सेकंड टर्म में इस हिसाब से क्या होगा 4C1, A की पावर क्या होगा डिफरेंस और B की पावर क्या होगा एग्जैक्ट, यही हमने हमेशा सीखा है। फिर फोर्थ टर्म है तो क्या आएगा 4C3, A की पावर क्या आएगा डिफरेंस और B की पावर क्या आ जाएगा एग्जैक्ट। देखो यही ये फाइनल आंसर मेरे को मिला, ठीक है। थोड़ा सा मैंने वहाँ मतलब कहाँ मिला ये आंसर, अच्छा C की वैल्यू डाल दी मैंने, यहाँ पर है ये आंसर, ठीक है। 2 कॉमन निकला हुआ है जस्ट, ये रहा, ठीक है। आ गया समझ में आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन भी? एक और देखते हैं या 2 और देखें एज पर टाइम, क्योंकि क्लास तो आज होगी 1 आवर 15 मिनट्स की, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा ना मुश्किल टाइप का कराना है, एक बार मैं ये करा देता हूँ, ठीक है, मेरे दिल को भी थोड़ी सी तसल्ली रहेगी। बोलते हैं फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, या रैशनल भी बोल सकते हैं, मतलब इन दोनों का मीनिंग सेम नहीं है, पर अगर वो बोलेंगे तो आंसर सेम तरीके से निकलेगा, वो मैं बोल रहा हूँ। इंटीग्रल और इंटीग्रल मतलब इंटीजर वाली, और रैशनल मतलब कि समझते हो BYQ वाली, मतलब इरैशनल, रूट का मैटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। टर्म्स इन 2 की पावर हाफ प्लस 5 की पावर 1/3 होल रेज्ड टू द पावर 200। वैसे तो अगर होल रेज्ड टू द पावर 200 है तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 201 टर्म्स होंगी। ये बात समझ पा रहे हैं आप? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 201, पर उनमें से रैशनल कितनी है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करवा रहे हैं थोड़ी थोड़ी। तो देख लेते हैं भाई, एक बार समझो, ध्यान से समझना भाई थोड़ा सा है। अब देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एक चीज़ सीख चुके हो ना, क्या, कि अगर कोई भी बायनॉमियल एक्सपेंशन है, अच्छा शॉर्टकट भी आपको बताना था, कोई नहीं वो भी बता देंगे। जैसे फर्स्ट टर्म है तो यहाँ क्या आ रहा है 0, सेकंड टर्म में 1, थर्ड टर्म में 2। तो अगर मैं कोई rth टर्म ले रहा हूँ तो उसमें कितना आना चाहिए आपके हिसाब से? r-1 आना चाहिए, बात समझते हो आप? तो अगर मैं लेट से एक जनरल टर्म लिख रहा हूँ कोई भी, 200CR होगा, यहाँ पे होगा कोई सी भी टर्म है, यहाँ पे 2 की पावर क्या होगा, हाफ तो है ही, और साथ में क्या आएगा डिफरेंस, और 5 की पावर क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी 5 1/3 की पावर कितना आएगा यहाँ पे एग्जैक्ट। अब देखो अगर मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करूँ, 200CR, 2 की पावर 200 माइनस R/2, 5 की पावर R/3। आप सिर्फ अगर इतना समझ पाओ ना कि ये तो देखो हमेशा इंटीजर ही है, ये कोई दिक्कत नहीं देगा आपको, कभी फ्रैक्शनल में नहीं आता सी का आंसर, ठीक है। क्योंकि अगर आपको किसी में से कुछ चीज़ें चुननी है तो उसके कुछ तरीके होते हैं, तरीके कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, ठीक है। कॉम्बिनेशन इज नंबर ऑफ वेज टू चूज R आउट ऑफ 200 हियर, ठीक है। तो कभी भी फ्रैक्शन, डेसिमल, वो सब नहीं होता है ड्रामा। ड्रामा कहाँ पर होगा, यहाँ पर। अगर ये जो पावर है ये इंटीजर हुई तो 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 10 वो होगा, वो तो सब इंटीजर रहेगा। पर अगर लेट से 2 की पावर 5/2 हो गई फिर वो इरैशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि यही सोचने की कोशिश करनी है क्या, कि ये जो पावर है ये भी क्या बने, इंटीजर बने। तो अब आप खुद सोचो कि ये पावर जो है 200 माइनस R/2 किस R की वैल्यू के लिए इंटीजर होगा? 0 के लिए होगा, बिल्कुल होगा, 100 हो जाएगा। 2 के लिए होगा, ठीक है, 99 हो जाएगा। क्या 1 के लिए होगा? नहीं। 1 के लिए क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 199/2 हो जाएगा, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। फिर 4 के लिए होगा, देन 6 के लिए, देन 8 के लिए, डॉट 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 डॉट। R की वैल्यू आप कहाँ तक जा सकते हैं? 200 तक जा सकते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं दूसरे ग्रीन वाले यानी कि R/3 में बात करूँ तो आप कहोगे सर 0 पे होगा, देन 3 पे हो जाएगा, देन 6 पे, देन 9 पे, देन 12 पे, एंड देन अगर मैं आगे चलते जाऊँ तो 200 पे तो नहीं होगा, पर 198 डिवाइडेड बाय 3 क्या है, एक इंटीजर ही है। और अगर 198 में डालता हूँ R की जगह, अच्छा आप कहोगे सर 200 तक ही क्यों जा रहे हो? क्योंकि R की वैल्यू मैक्स 200 ही हो सकती है,
ठीक है। अगर मैं इसे एक्सपैंड करता हूँ तो n सी n तक ही जाता हूँ ना, तो 200 सी 200 तक ही जा सकता हूँ सिर्फ। तो अब देखो आपको क्या चाहिए, आपको ये भी इंटीजर चाहिए, आपको ये भी इंटीजर चाहिए। तो बेसिकली आप इन दोनों की कॉमन वैल्यूज ढूंढ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हीं कॉमन वैल्यूज ऑफ r पे दोनों चीज़ क्या हो पाएंगी, एक साथ इंटीजर हो पाएंगी। तो सबसे पहले क्या है, 0 है, देन 6 है, देन 12 आ जाएगा, देन अप टू ऐसे चलते रहेगी गाड़ी, कहाँ तक, 198 तक, क्योंकि 198 इसमें भी आएगा और इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। अब आपको बस ये निकालना है कि ये सब वो r की वैल्यूज़ हैं जिनके लिए ये दोनों क्या हो रही हैं, पावर्स इंटीजर हो रही हैं। और ऑफ कोर्स अगर पावर इंटीजर हुई तो ये टर्म्स भी क्या होंगी, इंटीजर हो जाएंगे, इरैशनल नहीं रहेंगे। आपको ये पावर्स इंटीजर बनानी थी, ठीक है, ये अच्छा सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप AP का फॉर्मूला यूज़ करके नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, तो आप अपने तरीके से कर लो। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 34। सो देयर आर 34 सच टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। टोटल 201 टर्म्स हैं, पर उनमें 34 ऐसी टर्म्स हैं जो कम्प्लीटली इंटीजर वाली आएंगी। अदरवाइज आपको ऐसी टर्म्स देखने के लिए मिलेंगी कि 200√2 देन √3 टाइप, या √6 आ रहा होगा कभी, ठीक है, उस टाइप की टर्म्स अदरवाइज आपको देखने के लिए मिलेंगी। पर 34 कैसी रहेंगी, कम्प्लीटली इंटीजर टर्म्स रहेंगी, ठीक है।